वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आज के लेक्चर के अंदर हम सीआरपीसी को दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे कि क्या पहले सीआरपीसी में था जो अब दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर है और क्या उसके अंदर नया ऐड कर दिया गया है। तो आज हम इंट्रोडक्शन की क्लास लेंगे और इससे पहले भी हमने एक इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस की क्लास ली थी जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जिसे आप देख सकते हो। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम सेम आज इंट्रोडक्शन समझेंगे दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, शॉर्ट में मैं इसको BNSS बोल सकता हूं, और सीआरपीसी, दोनों को कंपेयर करके समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, परिचय की बात कर लेते हैं। दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और सीआरपीसी, क्या दोनों के बीच में अंतर आया हुआ है? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों को कंपेयर करके ही पढ़ना होगा। जैसे AIV के एग्जाम हो गए, क्लैट के एग्ज़ाम हो गए, जुडिशरी के एग्ज़ाम हो गए, APO के एग्ज़ाम हो गए, ALO के एग्ज़ाम हो गए, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिनके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीआरपीसी के अंदर पहले सेक्शंस क्या थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शंस कितनी हो गई, कितने चैप्टर्स हो गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछना बन सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए, उस पॉइंट ऑफ व्यूज को अपने ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनएक्टमेंट की। सीआरपीसी के इनएक्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो सीआरपीसी का जो इनएक्टमेंट डेट, मतलब जिस दिन इसको परमिशन मिली थी, जिस दिन पार्लियामेंट से इसको परमिशन मिली थी, जिस दिन इस पे राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सहमति दे दी थी, उस डेट को हम बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट। मतलब जिस दिन लॉ दोनों सदनों से पास होके आ जाता है। अगर आपको लॉ के बारे में कि एक बिल डे फर्स्ट से, जिस दिन से एक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में डाला जाता है, उसके बाद वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, किस किस प्रक्रिया से गुजरता है और कब वो कानून बन जाता है, अगर इस चीज़ को समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाके, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं और कंप्लीट इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या लोकसभा की पावर्स होती हैं बिल के ऊपर, क्या राज्यसभा की पावर होती हैं बिल के ऊपर, क्या प्रेसिडेंट महोदय की पावर होती है बिल के ऊपर। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट महोदय किसी जो बिल था जो किसी भी सदन में डाला गया था और दोनों सदन से पास होके जब उनके पास आ जाता है साइन के लिए, जिस दिन वो साइन कर देते हैं उस दिन मान लिया जाता है कि ये बिल इनएक्टमेंट हो गया है, मतलब इसको असेंट मिल चुकी है, इसको सहमति मिल चुकी है। तो वो डेट अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो 25 जनवरी 1974 है। सीआरपीसी इनएक्टमेंट डेट 25 जनवरी 1974, 25 जनवरी 1974, ये आपको याद रखना है। बात अगर हम करें दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इसके अंदर जो हमारे लॉ को जो असेंट मिली है, इनएक्टमेंट डेट है इसकी, वो है 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि सीआरपीसी को असेंट कब मिली थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS को असेंट कब मिली। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यहां से हो जाता है।
अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी पूछी जा सकती है। इन्फोर्समेंट वो होती जिस दिन से वो लागू हो जाता, मतलब हो कई बार तो लॉ में लिख दिया जाता कि इस डेट से ये लागू हो जाएगा, कई बार एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया जाता कि इस डेट से ये कानून इनफोर्स में आ जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा। तो सीआरपीसी की बात करें कि सीआरपीसी को देखो असेंट तो मिल गई 25 जनवरी 1974 को, पर लागू ये हुआ 1 अप्रैल 1974 को। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल में जाकर ये लागू हुआ सीआरपीसी। तो 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ। बात अगर हम बीएनएसएस की करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इसको असेंट हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने दे दी थी 25 दिसंबर 2023 को। और ये लागू कब से होगा, तो लॉ के अंदर तो उन्होंने लिख दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इसको लागू कर देगी। तो अब डेट चूंकि आ चुकी है तो वो मैंने लिख दी है 1 जुलाई 2024 से हमारा जो तीनों लॉ जो आए थे वो तीनों लॉ लागू हो जाएंगे। तो वीएनएसएस कब से लागू होगा, 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन तो आपके लिए ये बन जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एआईबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लैट में पूछे जा सकते हैं, जुडिशरी में भी इवन पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आपको याद करके रखना है। इनेक्टमेंट डेट सीआरपीसी की क्या है, इन्फोर्समेंट डेट सीआरपीसी की क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की इनेक्टमेंट डेट क्या है, असेंट डेट क्या है और इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये आपको याद रखना है। एक डेट और है इंपॉर्टेंट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, वो इंपॉर्टेंट है और वहां से आपका तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या है कि 11 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर। 11 अगस्त 2023 को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था, एक बिल प्रस्तुत किया था। अब जाहिर सी बात है, बिल प्रस्तुत लोकसभा के अंदर क्यों करेंगे, कानून बनाने के लिए। और ये था किस लिए, ये जो सीआरपीसी था, भारतीय और आईपीसी था और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको रिप्लेस करने के लिए था। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये बिल कब प्रोड्यूस करा गया। तो बिल पहले तो लोकसभा में प्रोड्यूस करा गया सबसे पहले। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये जो तीनों बिल थे लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किए गए, ना कि राज्यसभा में। डेट इनकी 11 अगस्त 2023 है। तो तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो आपका यहां से बन सकता है। चौथा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यहां चैप्टर से बनेगा। सीआरपीसी के अंदर चैप्टर जहां 37 थे वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस के अंदर 39 हो जाते हैं। तो 2+ हो रहे हैं चैप्टर। 37 थे सीआरपीसी में, बीएनएसएस में 39 हो जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन तो आपका यहां से बन जाएगा। अब पांचवें क्वेश्चन की समझते हैं बात। पांचवा क्वेश्चन इसकी सेक्शन से बन जाएगा क्योंकि सेक्शन के अंदर चेंज हुआ है। जो सेक्शन सीआरपीसी के अंदर 484 थी वो आज की डेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, उसके अंदर ये सेक्शन 531 हो जाती है। तो सीआरपीसी में 484, बीएनएसएस के अंदर 531, चैप्टर 37 और बीएनएसएस में चैप्टर कितने हो गए 39। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस का कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो क्या परिचय है मैं आपको बता दूं। आप कोई भी लॉ पढ़ें, कोई भी लॉ, तो सबसे पहले आपके मन में एक यही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लॉ बनाया क्यों गया है, क्या पर्पज है इसका, क्या उद्देश्य है इस लॉ का।
तो उस उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। तो सीआरपीसी का उद्देश्य मैंने इससे जो पहली क्लास थी उसके अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि सीआरपीसी का उद्देश्य क्या था, एक मशीनरी प्रोवाइड करानी थी। किसके लिए? ताकि उससे प्रोसीजर फॉलो हो सके, ट्रायल कंडक्ट हो सके, कन्विक्शन दिलाई जा सके, एक जो प्रोसेस है वो फॉलो करके किसी को पनिशमेंट दी जा सके। और भी मैंने बहुत सारी चीज बताई थी कि इससे फेयर ट्रायल होता है। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चीज कहीं लिखी भी नहीं होगी, जब उसके ऊपर छोड़ दी जाएगी तो ऑफिशियल ये निश्चित है कि उसमें घपलेबाजी होने के चांसेस ज्यादा है। पर कोई एक प्रोसीजर लिखा है कि आपको इस प्रोसीजर से फॉलो करना है, तो वहां चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सीआरपीसी का उद्देश्य हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। बीएनएसएस दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है, वो डिस्कस हम आज की क्लास के अंदर करने वाले कि इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य सीआरपीसी का था वही उद्देश्य बीएनएसएस का हुआ। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सीआरपीसी मशीनरी प्रोवाइड करा रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रायल के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, जिससे कि जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिल सके। ठीक, तो उसी तरह से बीएनएसएस है वो भी यही चीज प्रोवाइड कराती है, मशीनरी प्रोवाइड कराती है, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, फेयर ट्रायल हो सके, निष्पक्ष ट्रायल हो सके, निष्पक्ष अन्वेषण हो सके, निष्पक्ष इंक्वायरी हो सके। तो सीआरपीसी बीएनएसएस दोनों में ये चीज तो कॉमन है जो मिलेगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के जो काम है वो स्मूथली हो सके, दोनों का उद्देश्य कॉमन है। ये भी वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनका काम स्मूथली हो सके, स्मूथली मतलब उनको हार्डल्स ना आए कोर्ट को काम करने में। कोई प्रोसीजर नहीं लिखा होगा तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए लिख दो, फंक्शन स्मूथली हो जाएगा। अब जब लिख दिया है तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जज साहब को क्या करना है, इसके बाद स्टेप क्या लेना है, एसएचओ साहब को क्या करना है, एक्यूज के क्या राइट हैं, उसको क्या स्टेप लेना है, प्रोसिक्यूशन को क्या स्टेप लेना है, सबके लिए चीजें क्लियर होंगी। तो क्या होगा, कोर्ट का फंक्शन होगा वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताई ये तो कॉमन थे। अब जब इतनी चीज ऑलरेडी थी तो क्वेश्चन ये उठता है कि बीएनएसएस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भाई कुछ तो कमी रही होंगी जो इन्होंने इसमें पूरी करी होंगी। तो बीएनएसएस का हम उद्देश्य पढ़ते हैं तो बताता है कि इसको हम इसलिए लाए हैं, डिले इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर। पहली बात, डिले इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर। जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स था सीआरपीसी के अंदर, और उसकी वजह से होता क्या था, जो न्याय मिलना था, जो लोगों को न्याय मिलता था वो बहुत डिले से मिलता था, बहुत देरी से मिलता था, वो एक्चुअल में न्याय होता ही नहीं था। अब एक व्यक्ति कोई है, उसने सजा काट ली, आधी से ज्यादा सजा काट चुका, उसके बाद उसको न्याय मिल रहा है और वो बरी हो रहा है, क्या मतलब है। तो इस चीज को हमारे बीएनएसएस में सुधारा गया है, ताकि जो आगे आएंगे सेक्शंस में उनको बहुत डिटेल में पढ़ूंगे। जो चेंजेस है बहुत सारा चेंज है, इवन एफआईआर से लेके इन्वेस्टिगेशन 164 के बयान हो, इन सभी जगह थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, प्रोवाइजो जोड़े गए हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो चेंज हुई है। तो
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उद्देश्य ये है कि जो डिले हो रहा था कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर की वजह से, उसको दूर करने की कोशिश की गई है इसमें, और प्रोसीजर को थोड़ा सा स्मूथ बनाया गया है। और लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, जो कोर्ट के अंदर पेंडेंसी हो रही है केसेस की, क्योंकि केस निपट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लेंथी है, समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, पुलिस ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा, जज साहब को समझ नहीं आ रहा है, तो जब तक समझ रहे हैं तब तक टाइम निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेंडेंसी बढ़ रही है कोर्ट के अंदर। तो उस प्रोसीजर को भी इजी करने की कोशिश की गई है इसके अंदर। बहुत सारी चीजें जो थी, जो पहली डेट पे ही अगर सामने आ जाए तो उससे साबित हो सकता था कि इस व्यक्ति ने गुनाह किया या नहीं किया है, पर वो साइंटिफिक उस तरह के एविडेंस हमारा सीआरपीसी अलाउ ही नहीं करता था। अब उस तरह के एविडेंसेस या कोई ऐसा टाइम है जिस टाइम पे वो व्यक्ति कोर्ट आ नहीं सकता, तो उस टाइम पे उसकी साइंटिफिकली गवाही नहीं हो सकती थी। तो वो सारे प्रोविजंस अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर डाले हैं। तो पहला काम तो ये कि जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस, जो न्याय देने में जो डिले हो रहा था, उसको प्रिवेंट करने की इसमें कोशिश की गई है, फंक्शन स्मूथ बनाए गए हैं। लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन दी कोर्ट जो हो रहा था, बहुत सारे केसेस पेंडेंसी बढ़ रही थी जो कोर्टों के अंदर केसेस की, उसके लिए काम किया गया है। लॉ कन्विक्शंस रेट्स, इनसफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग वो बहुत कम हो रहा था, इनसफिशिएंट। जो टेक्नोलॉजी है जिससे चीजें निकल के आ सकती है, प्रूव हो सकती है, वो लीगल सिस्टम के अंदर यूज नहीं हो रहा था। डिले इन इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम्स उनमें डिले हो रहा था। इनडिक्वेट यूज ऑफ फोरेंसिक आर द बिगेस्ट हार्डल्स इन स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस, जो फॉरेंसिक जांच थी, बहुत सारी फॉरेंसिक जांच थी जिनको हमारा लॉ परमिशन नहीं दे रहा था पहले का, तो उसकी वजह से जो एक न्याय स्पीडी हो सकता था, बहुत जल्दी हो सकता था, उसके अंदर हर्डल्स आ रही थी। तो उन चीजों को इन्होंने दूर करने की कोशिश की। एक उद्देश्य इसका ये भी है, विच इम्पैक्ट द पुअर मैन एडवर्सली, और इस सबसे हो क्या रहा था कि एक जो गरीब आदमी है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था उस पर। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इशू अ सिटीजन सेंट्रिक क्रिमिनल प्रोसीजर इज द नीड ऑफ द आवर। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के समय में प्रोसीजर लॉ के अंदर ये सब चीजें करने की आवश्यकता है, और वो हमारे लॉ मेकर्स ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर की है। उन सारी चीजों को हम जैसे जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हर सेक्शन के अंदर कितना चेंज है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, प्रोसीजर किस तरह से फॉलो होगा, वो मैं आपको बताता चलूंगा। अगर मैं इसी के अंदर अगर सारी चीजें अगर आपको बहुत ज्यादा विस्तार से समझाऊंगा तो शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और जो आपके लिए भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो जो चेंजेस मैंने बताया, जो इसका उद्देश्य था, वो मैंने आपको बता दिया, बीएनएसएस का उद्देश्य। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। इससे क्वेश्चन हो सकता है मेंस में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एक लॉ चेंज आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें कुछ तो नया होगा, सेम वैसा का वैसा तो लाएंगे नहीं, उसमें या तो कुछ कमियां होंगी, उनको दूर करने के लिए लाए होंगे लॉ। तो वो नहीं, जो कमियां सीआरपीसी के अंदर थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हम बीएनएसएस ले आए, और हमने कोशिश की है कि अब न्याय जल्दी होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, फेयर ट्रायल होगा, निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा। ड्यूटीज और इलेबोरेट कर दी हैं, बता दिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसको क्या करना है।
चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 to 5। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 जो है इसका, उसके अंदर डेफिनेशंस दी गई है सीआरपीसी के अंदर और बीएनएसएस के अंदर। तो सेक्शन 1 है, उसके अंदर एक चीज जो चेंज हुई है वो मैं बता देता हूं आपको। तो पहले मैं आपको वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ देता हूं, इसके बाद इसको इजी उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा। तो सेक्शन 1 बात करती है, जो वो बात कर रही है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, हिंदी भाषियों के लिए। तो this act may be called the Code of Criminal Procedure Code 1973। ये पहली लाइन थी हमारी सीआरपीसी के अंदर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर, जिसे हम कहेंगे दिस एक्ट मे बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर था उसकी जगह बीएनएसएस कह देंगे, ठीक है। एक्सटेंड की जो बात थी सीआरपीसी के अंदर, इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ओमिटेड कर दिया गया है, किसके द्वारा? बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 34 ऑफ 2019 ऑन डेटेड 31 अक्टूबर 2019। 2019 से पहले हमारा जो सीआरपीसी था उसका विस्तार होल इंडिया पे था, पर जम्मू कश्मीर को छोड़ के। पर 2019 के अंदर 34 एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 34 नंबर का था, जो 31 अक्टूबर 2023 को आया, और उसके जरिए ये जो एक्सेप्ट वर्ड था इसको ओमिटेड कर दिया गया और बता दिया गया कि अब जो सीआरपीसी है वो होल इंडिया के ऊपर लागू होगा, एक्सटेंड होगा। और उसी का रीजन ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये लिखा ही नहीं गया कि इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि हमारी इंडिया का जहां तक विस्तार है वहां तक ये एक्सटेंड होगा, जब तक कि हम आपको बता ना दें कि कहां नहीं होगा। ये मान के चलेंगे हम, ये अंडरस्टूड है कि हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, हम इसीलिए खुद ही मान के चलेंगे इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो एक चीज तो आपको ये मिलेगा कि जो बीएनएसएस है उसमें ये नहीं मिलाएगा आपको लिखा हुआ कि इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम कि सीआरपीसी के जो चैप्टर 8, 10 और 11 थे, जहां से क्वेश्चंस भी बहुत बनते थे, ये नागालैंड और ट्राइबल एरिया कौन सा? असम का, जो कि 21 जनवरी 1974, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, 21 जनवरी 1974, 21 डे ऑफ जनवरी 1974 से पहले जो असम का ट्राइबल एरिया है उसमें इंक्लूड हो गया हो। ट्राइबल एरिया मतलब असम का वो ट्राइबल एरिया जो 21 जनवरी 1974 से पहले उसमें ऐड हो गया हो, और 20th ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पैराग्राफ में लिखा गया। तो नागालैंड और ट्राइबल एरिया कौन सा? असम का, जो 21 जनवरी 1974 से पहले जिसको डिक्लेयर कर दिया गया हो, उस पर हमारे सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 8, 9 और 11 लागू नहीं होते थे। ये तो पुराने लॉ की बात है। और चैप्टर नंबर 8, 9 और 11 पुराने लॉ की बात किसकी करते थे? प्रिवेंशन एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। शांति कायम करने के लिए
और शांति के लिए रोकथाम करने के लिए, उनके लिए ऑफेंस होने से ही पहले प्रिवेंटिव एक्शन जो लिए जाते थे उनकी बात ये चैप्टर करते थे। तो ये सेक्शन पूरी इंडिया पे लागू होती थी। 2019 तक ये जम्मू पर लागू नहीं थी, पर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 34 ऑफ 2019 ऑन डेटेड 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा ओमिटेड कर दिया और ये पूरे भारत पे लागू हो गई। पर इसके जो 3 चैप्टर थे 8, 10 और 11 वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर ऑफ असम पर लागू नहीं होते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यहां पे कभी लागू नहीं हो सकते। यहां पे बड़ा क्लियर कहा गया था कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, नागालैंड और ट्राइबल एरिया ऑफ असम है, तो असम गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन एक लागू करके इन एरिया के ऊपर भी ये चैप्टर को लागू कर सकती थी। सिर्फ यही चैप्टर तो लागू नहीं हो रहे थे और तो सीआरपीसी हो ही रही था लागू, तो वो एक नोटिफिकेशन निकाल के इन चैप्टर्स को भी अपने ऊपर लागू कर सकते थे। तो ये बात तो कर रही थी सेक्शन 1। सिंपल सा मैं आपको समझाऊं, सीआरपीसी के अंदर पहली बात तो ये थी कि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहलाएगा। इसका पूरे भारत पर विस्तार होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 34 का 2019 जो कि 31 अक्टूबर 2019 को था, उसके द्वारा इसको डिलीटेड कर दिया गया, हटा दिया गया और इसका विस्तार पूरे भारत पे हो गया। उससे आगे जो सेक्शन बताती है वो ये कहती है कि इसका चैप्टर 8, 10 एंड 11 लागू नहीं होंगे नागालैंड और ट्राइबल एरिया जो कि आसाम का है। और वो ट्राइबल एरिया आसाम का कौन सा, जो 21 जनवरी 1974 से पहले इंक्लूड हो गया हो ट्राइबल एरिया में, वहां पे ये चैप्टर लागू नहीं होंगे। पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल के उन जगहों पर भी इसको लागू कर सकती है, इसके प्रोविजन को। तो ये तो बात थी सीआरपीसी की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट कि इसमें अब ये लाइन नहीं लिखी है कि इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये अंडरस्टूड है, ये पूरे इंडिया पे लागू होगा, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। बात नागालैंड और ट्राइबल एरिया ऑफ असम की करें तो वहां पे जो चैप्टर सीआरपीसी के अंदर 8, 9 और 11 हुआ करते थे, वो चैप्टर अब दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर चैप्टर तुम्हारा हो गया 9, 11 एंड 12 ये चैप्टर हो गए। यहां मैंने गलती से शायद गलत लिख दिया है। हाँ, चैप्टर 12 है ये, आप इसको 12 कर देना। ये 9, 11 और 12 जो सीआरपीसी के अंदर 8, 9 और 11 होते थे, वो अब यहाँ पे 9, 11 और 12 हो जाते हैं। और इनके अंदर भी प्रिवेंशन एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करी गई है, शांति से संबंधित ही है, उनके रोकथाम के लिए ही है। तो और कोई चेंज आपको करना है, बस चूंकि चेंज हुआ है तो इनका केवल क्रम चेंज हो गया है बस, और इस सेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। पर ये आपके लिए प्री का क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये 21 डे ऑफ जनवरी से ये ट्राइबल एरिया ऑफ असम के बारे में भी पूछ लेता, तो इसको भी आपको याद रखना है। 2 चीजें आपके यहां से प्री के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन A to C ऑफ ओल्ड लॉ, सेक्शन 2 में A से C के बीच हम इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। मैं पुराने लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, नई डेफिनेशन जो चेंज होगी वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा कि ये नई चेंज हुई है।
पुराने लॉ में जो ये डेफिनेशन थी अब नए लॉ में क्या होगी मैं इस तरह से आपको बताता चलूँगा। मैंने ऑलरेडी पहले आपसे कहा है, कई बार कहा है, फिर बता रहा हूँ। मैंने जो रेड में लिखा है इसका मतलब ये चीज़ डिलीट हो गई है, उसकी जगह पर जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ उसने उसको रिप्लेस कर दिया है, वो चीज़ उसकी जगह आ गई है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस की बात हम कर लेते हैं बे लेवल ऑफेंस की। तो पहली चीज तो आपको जो याद रखनी वो कि बे लेवल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध जो 2A के अंदर डिफाइन था, अब वो BNSS के अंदर 2C में डिफाइन है। जो ये 2A में डिफाइन था वो अब 2C में डिफाइन है। तो बे लेवल ऑफेंस 2A में डिफाइन था CRPC के अंदर, 2C में डिफाइन है BNSS के अंदर। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब बता दूं मैं आपको, और इसके अलावा बे लेवल ऑफेंस इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बे लेवल ऑफेंस होता क्या है। means an offense which is shown as available in the first schedule, which is made available by any other law for the time being in force. Non-bailable offense means any other offense. तो हमारा जो लॉ है, चाहे CRPC की बात करें चाहे BNSS की, दोनों में सेम ही है, केवल क्रम चेंज हुआ है। जो सेक्शन 2A हुआ करती थी CRPC में, आज वो 2C हो गई है BNSS के अंदर। ये कहते हैं कि अगर आपको पता करना है बे लेवल ऑफेंस क्या है तो आप फर्स्ट शेड्यूल देख लो, CRPC का चाहे BNSS का। उसके अंदर मैंने बता दिया जो भी उसमें दिखाया गया है जिस ऑफेंस के बारे में वो बे लेवल होगा, अगर नॉन बे लेवल दिखाया है तो नॉन बे लेवल होगा। तो पहली बात तो इन्होंने ये कर दी कि आप फर्स्ट शेड्यूल के अंदर देख लो, उसमें अगर ये बे लेवल दिखाया गया है तो मतलब बे लेवल ऑफेंस है। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि विच इज मेड अवेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब यहां क्वेश्चन आना चाहिए कि ऊपर फिर किस में, तो ये ऊपर जो दिखाए गए हैं CRPC के अंदर वो IPC के ऑफेंस दिखाए गए हैं। IPC के कि IPC के अंदर ये ऑफेंस है वो बे लेवल नेचर के। अब एनी अदर लॉ का मतलब यहां पे है कोई लोकल लॉ हो, कोई स्पेशल लॉ हो। अगर मैं यहीं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर मैं लॉ की करूं तो ये 4 तरह के होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ जैसे कि हमारा IPC, इसके अंदर बड़ा क्लियर रहता है कि ऑफेंस के बारे में डेफिनेशन दी गई होगी और पनिशमेंट बताई गई कि ये करना गलत है और ये करना है, अगर आप करते हो तो इसके लिए आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। प्रोसीजर लॉ में क्या होता है जो हम आज पढ़ रहे हैं प्रोसीजर लॉ, इसमें उस ऑफेंस जो किया है आपने, उस ऑफेंस के लिए उस ऑफेंडर को सजा कैसे दी जाएगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे पुलिस वाला करेगा, जज साहब कैसे ऑर्डर सुनाएंगे, कैसे एक्यूज अपने राइट करेगा, कैसे गवाहियां होंगी, ये प्रोसीजर लॉ में बताया जाता है। ऐसे ही हमारा स्पेशल लॉ हो गया जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए बनाया जाए, किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि पॉक्सो। अब स्पेशल लॉ के अंदर आपको प्रोसीजर लॉ भी लिखा मिल सकता है और सब्सटेंटिव लॉ भी मिल सकता है। जहां प्रोसीजर लॉ नहीं लिखा है वहां पे वो CRPC को फॉलो कर लेते हैं। सेक्शन 41 जो है वो तुम्हारे IPC के जो है वो 41 जो है वो स्पेशल लॉ को डिफाइन करती है। 42 तुम्हारे लोकल लॉ को बताता है, जैसे स्थानीय लॉ हो गए, भूमि रेवेन्यू लॉ हो गया किसी स्टेट का, राजस्थान लैंड रेवेन्यू हो गया। तो पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए जो लोकल लॉ बनाए जाते हैं, जिससे म्यूनसिपालिटी के लिए लॉ बनाए गए हैं, तो ऐसे लॉ लोकल लॉ होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पहली बात तो उन्होंने ये बता दी बे लेवल ऑफेंस वो होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल कहाँ मिलेगा, आप BNSS की सारी सेक्शंस, BNS में सारी सेक्शन कितनी है 531 है,
उन सेक्शंस के बाद पढ़ोगे तो उसमें एक टेबल दिया है फर्स्ट शेड्यूल का, उसके अंदर दिखाया गया है कि कौन सा ऑफेंस क्या है। सीआरपीसी में ऐसा ही 484 थी सेक्शंस, उसके बाद टेबल दी गई थी। तो लास्ट में एक टेबल दी गई, उसके अंदर ये चीज दिखाई गई थी, कह रहे कि उस टेबल को देख लो आप फर्स्ट शेड्यूल को और पता कर लो कि बे लेवल क्या है। या फिर कोई अदर लॉ मैंने बता दिया आपको, उनके अंदर कोई लिख दिया गया वो बे लेवल है, वो तो वो बे लेवल ऑफेंस माना जाएगा। इसके अलावा जो भी हो वो नॉन बे लेवल है। इन दो चीजों को या तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उसे बे लेवल बनाया गया हो, दूसरी बात, या किसी अदर लॉ के अंदर उसे बे लेवल लिखा गया हो। इन दो में अगर वो बे लेवल नहीं लिखा है तो आप बड़ा क्लियर समझ लो कि वो जो भी होगा वो नॉन बे लेवल ऑफेंस ही होगा। यहां पे लॉ मेकर्स की बड़ा क्लियर इंटेंस, इसलिए उन्होंने नॉन बे लेवल ऑफेंस की डेफिनेशन ही नहीं लिखी, उन्हें लिख दिया मींस एनी अदर ऑफेंस। मतलब ऊपर की जो ऑफेंस है अगर वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा तो इसके अलावा जो भी ऑफेंस है वो नॉन बे लेवल ऑफेंस है। अब मैं आपको थोड़ा सा इजी समझा दूं और इजी कर दूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हो कि ऐसे हर बार देखना पड़ेगा। बे लेवल ऑफेंस में बड़ा क्लियर से समझ दूं, मैं आपको क्लियर सा समझा दूं। बे लेवल ऑफेंस में अक्यूज हैज राइट टू गेट बेल, अक्यूज हैज राइट टू गॉट बेल। जो अपराधी है उसका अधिकार होता है बेल लेने का बे लेवल में, जबकि नॉन बे लेवल में कोई अधिकार नहीं होता। हाँ वो बेल मिल सकती है उसे, वो जज साहब की डिस्क्रिप्शन है, दे या ना दे, पर वो राइट क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा अधिकार है मुझे दो ही। पर बे लेवल में अपना राइट अधिकार बिल्कुल क्लेम कर सकता है कि बे लेवल और मुझे बेल मिलनी चाहिए। अब वहां पे जो भी विथ एंड विदाउट श्योरिटी वो अगर सर्टिफाई कर देता है तो उसे बेल देनी ही पड़ेगी। उससे जो जमानत मांगी जाती है, जो जमानत की कंडीशंस रखी जाती हैं बे लेवल ऑफेंस में, वो उनको फुलफिल कर देता है तो उसको जमानत देनी ही देनी पड़ेगी। पर नॉन बे लेवल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर नॉन बे लेवल ऑफेंस में ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बेल मिलेगी नहीं, यहां पे सिर्फ आपका राइट नहीं होता है। तो स्टैट्यूट की बात करें तो बे लेवल ऑफेंस मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल की जो टेबल है हमारे लॉ के बाद सबसे लास्ट में लगी, उस टेबल में सूची में आप देखोगे तो जो बे लेवल दिखाया गया उसमें आईपीसी का ऑफेंस वो बे लेवल ऑफेंस है, या किसी अदर लॉ है उसके अंदर बे लेवल लिखा है तो बे लेवल ऑफेंस है। इसके अलावा जो भी बचे वो नॉन बे लेवल ऑफेंस है। बड़ा क्लियर कह दिया, एनी अदर ऑफेंस, अगर इसके अलावा कोई और ऑफेंस बचता है तो वो नॉन बे लेवल ऑफेंस है। ये तो बात हुई आपकी बे लेवल और नॉन बे लेवल की। नेक्स्ट जो सेक्शन है सीआरपीसी की सेक्शन 2B जो चार्ज की बात करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ये 2F हो जाती है। मतलब जो 2B था सीआरपीसी में वो 2F हो गया बीएनएसएस का। तो चार्ज ऑफ बीएनएसएस में कहा है 2F में, सीआरपीसी में कहा है 2B में। अब चार्ज होता क्या है, पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ लेते हैं। इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। मतलब इसका यह है कि इसके अंदर एक तो इंक्लूड है हेड ऑफ चार्ज। अगर बात हिंदी वालों को बताऊं मैं तो इसके अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, एक से अधिक हेड ऑफ चार्ज हो, एक से अधिक शीर्ष हो, या आरोप का कोई भी शीर्ष हो, मतलब चार्ज सिंगल भी हो सकता है, एक से ज्यादा चार्ज भी फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर बिल्कुल इजी अगर मैं तरीके से आपको समझाऊं तो चार्ज का मतलब ऐसा मतलब होता है कि जिस ऑफेंस के लिए ऑफेंडर के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए वो होता है चार्ज। जैसे कोई अपराधी है उसके अगेंस्ट एफआईआर होगी और उस एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस हैं उसके लिए जो चार्ज फ्रेम होगा वो है चार्ज, एक लाइन में।
अब मैं एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और समझा देता हूं। अगर आपको समझना है कि चार्ज होता क्या, तो आपको पढ़ना है सेक्शन 211 सीआरपीसी की। अगर आप बीएनएसएस की पढ़ते हैं तो 234 आप नोट कर लें, जो कंटेंट्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज के कंटेंट्स क्या होंगे। ठीक, अब मजिस्ट्रेट साहब वारंट केस के अंदर चार्ज कौन सी सेक्शन में फ्रेम करेंगे, अंदर ये जो साहब चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, और ये इसकी कॉरस्पेंडिंग सेक्शन 263 हो जाएगी। 240 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब वारंट केस के अंदर चार्ज फ्रेम करेंगे, और अगर बीएनएस की बात करें तो 263 के अंदर। डिस्चार्ज कौन से में करेंगे, तो 239 के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं, और 262 बीएनएसएस। सम्मन केस की बात करें मजिस्ट्रेट की, तो 251 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम कराते हैं। बीएनएसएस में ये सेक्शन 274 हो जाती है, जो 251 सीआरपीसी जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब सम्मन केस के अंदर चार्ज फ्रेम कराते हैं, वो बीएनएसएस के अंदर 274 हो जाती है। 251 274 हो जाएगी बीएनएसएस में, जिसके अंदर सम्मन केस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम कराते हैं। अब यही ये भी समझ लेते हैं कि सेशन जज कौन सी सेक्शन के अंदर चार्ज फ्रेम कराते हैं, तो 228 के अंदर सीआरपीसी के अंदर सेशन जज साहब चार्ज फ्रेम कराते हैं। बीएनएसएस के अंदर 228 जो सेक्शन है वो 251 हो जाएगी, मतलब बीएनएसएस के अंदर अगर सेशन जज साहब को चार्ज फ्रेम कराना है तो 251 के अंदर कराएंगे। सीआरपीसी के अंतर्गत कराना है तो 228 के अंदर कराएंगे 228। डिस्चार्ज किस में करेंगे, तो 227 में सेशन जज साहब डिस्चार्ज कर देंगे, और बीएनएसएस में ये क्या हो जाएगी 250 हो जाएगी। तो आई होप आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। चार्ज एक हो सकता है, चार्ज एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो हमें समझना है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इंपॉर्टेंट है अगेन, ये यहां से बहुत प्री के क्वेश्चंस बनते हैं कि चार्ज वारंट केस में मजिस्ट्रेट कौन सी सेक्शन में फ्रेम करते हैं, तो आपको बता देना है 240 सीआरपीसी, और बीएनएसएस पूछे तो 263। ऐसे सेशन का पूछे कि चार्ज किस में फ्रेम करते हैं, 228 सीआरपीसी और 251 बीएनएसएस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी जो मैंने आपको बता दी। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो संज्ञेय अपराध क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध का मतलब क्या है, पहले तो संज्ञेय अपराध से ही है। पहली बात, संज्ञेय अपराध का मतलब मींस कॉग्निजेबल केस से है। संज्ञेय अपराध का मतलब है संज्ञेय केस से। पहली बात मींस पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट रूल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो वे लेवल ऑफेंस के सामने थी वही चीज मिलती जुलती यहां भी है। ये कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिनका संबंध पहले तो क्या है, कॉग्निजेबल केस से है, पहली बात, और जिसके अंदर पुलिस को ये पावर है कि वो अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंडर को पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है, मतलब बगैर जज साहब की परमिशन के अरेस्ट कर सकती है। अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में अगर वो कॉग्निजेबल केस दिखाया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हम उसे मानेंगे जैसे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कॉग्निजेबल केस दिखाया गया है, और जैसे ही उसे कॉग्निजेबल केस दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। दूसरी बात, कोई और लॉ हो, जैसे स्पेशल लॉ हो, लोकल लॉ हो, उसके अंदर कॉग्निजेबल केस बता दिया गया हो इसको, तो उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है बस।
और इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदी वालों के लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इससे तो अच्छा जो मैंने आपको पहले समझाया इजी वे से आप वो याद कर लो। हिंदी के लिए, जब कॉग्निजेबल केस का मतलब कॉग्निजेबल केस से है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कॉग्निजेबल केस से है, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो बगैर वारंट के उसे अरेस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल उसमें दिखाया गया कि कॉग्निजेबल केस है, और किसी अदर लॉ के अंदर जब वो लागू है, इन्फोर्स में है, तब उसमें ये लिखा हो कि ये भाई साहब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसे हम कहेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट सिक्स लिखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी सेक्शन वो 2D है ऑफ ओल्ड लॉ की। ओल्ड लॉ मतलब CRPC। तो 2D में क्या डिफाइन करा गया है? कंप्लेंट। 2D ऑफ CRPC। BNSS की सेक्शन क्या हो जाएगी? 2H। तो पहली चीज तो आपको यही याद रखनी कि जो कंप्लेंट मतलब हिंदी वालों के लिए बता दूं मैं, परिवाद। तो कंप्लेंट हमारी जो CRPC में 2D के अंदर डिफाइन थी, अब दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर 2H में डिफाइन है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद करना, और इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको कोई ट्रिक बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इनको आपको डेली याद करना, ये याद हो जाएंगी। आपको ऐसे याद करना है कि 2D में पहले कंप्लेंट थी, अब BNSS के अंदर ये 2H हो गई है, बस बात खत्म। और इस सेक्शन के अंदर कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है। इस डेफिनेशंस के अंदर कुछ भी, इस परिभाषा के अंदर कुछ भी नया चेंज नहीं आया है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो समझ लेते हैं कंप्लेंट होता है। तो पहले वेयर एक्ट, मैं ऑलवेज आपसे कहता हूं कि मेरे साथ आप जब भी पढ़ें वेयर एक्ट रख लें। मैं इसको इजी वे बता दूंगा आपको समझने के लिए, पर वेयर एक्ट आपको जरूर पढ़ना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि चीजें जो है वो एक्चुअल पढ़ाई जा रही है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। पहली बात तो एलिगेशन होना चाहिए, मेड ओरली और इन राइटिंग, जो कि बनाए गए हो ओरली और राइटिंग, तो मौखिक रूप से बनाए गए हो, लिखित रूप से बनाए गए, टू अ मजिस्ट्रेट, किसके लिए? मजिस्ट्रेट के लिए, विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, जो इस कोड, इस संहिता, कोड की जगह संहिता ने रिप्लेस कर दिया, के अंतर्गत क्या कर सके? एक्शन ले सके। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, किसी पर्सन के अगेंस्ट होने चाहिए, चाहे वो अननोन हो चाहे अननोन हो, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और उसने कोई ऑफेंस किया हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, पर इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्री के क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एक रिपोर्ट है जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई है एक केस के अंदर। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा उसे पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट, और ऐसी फिर वो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो वो देता है जाके मजिस्ट्रेट साहब को, तो उसमें इस जो दी है उसने इसको वो एज अ कंप्लेंट ट्रीट करेंगे, और जो पुलिस ऑफिसर ने इसको बनाया है, जिस पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसी रिपोर्ट जो बनाई गई है, जो मजिस्ट्रेट को दी गई है, वो व्यक्ति इसमें कंप्लेनेंट होगा। अब मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूं कंप्लेंट क्या है। परिवाद, जनरली सिंपल, अगर और समझे तो शिकायत। 1 से 54 के अंदर इंफॉर्मेशन वर्ड हुआ है, सूचना वर्ड हुआ है, कंप्लेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है। हम भूल जाते हैं, ठीक है, आमतौर पर ठीक है कि पुलिस को एक कंप्लेंट दे दो, पर पुलिस को आप इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअल में अगर बिल्कुल आप लॉ के स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि आप
कभी भी पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट नहीं करते, आप इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कंप्लेंट है वो किसको दी जाती है? मजिस्ट्रेट को दी जाती है, पहली बात तो ये याद रखो। तो कोई कंप्लेंट है जो कि बनाई गई है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, और मजिस्ट्रेट को दी गई है जिसके अंदर एलिगेशन है और किसी व्यक्ति के बारे में है। अब वो व्यक्ति नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए बनाया गया कि जो मजिस्ट्रेट इस कोड के अंतर्गत उस पर एक्शन ले ले। अब मैं बताऊं आपको, ये एक कंप्लेंट है, इसके अंदर आपने कोई एलिगेशन लिखे। देखो, बगैर कोई कंप्लेंट के अंदर एलिगेशन नहीं हो तो वो कंप्लेंट होगी नहीं। भाई आप किसी की शिकायत ही तो करोगे, तो आपने एक ये कंप्लेंट बनाई। अब ये ओरली भी हो सकती है, लिखित भी। मान लो ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, अब एक तो आपने लिख के इनको पोस्ट कर दी, एक आप कोर्ट में जाके ही मौखिक बता रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब। तो कंप्लेंट आपकी ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, पर इसके अंदर एलिगेशन होनी चाहिए। और होनी किसको चाहिए? मजिस्ट्रेट को होनी चाहिए। जो मजिस्ट्रेट इस पे एक्शन ले सके। किसके लिए होनी चाहिए? कि वो मजिस्ट्रेट इसके ऊपर एक्शन ले, इस कोड के अंदर का जो भी बनता हो। और ये जो एलिगेशन है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, वो नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, जिस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया हो। पर इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं। मतलब ये जो रिपोर्ट है, अगर कोई पुलिस वाला इस तरह के कोई एलिगेशंस बनाता है, वो ओरल और रिटन हो, मजिस्ट्रेट को ही बनाता है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तो वो पुलिस रिपोर्ट जो है ना, उसको आप कंप्लेंट नहीं कहोगे। तो आपको ये याद रखना कि पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट नहीं है। तो यहां से इसीलिए प्री का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। आगे हमें ये बताया कि एक कोई पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है किसी ऑफेंस का, और इन्वेस्टिगेशन के बाद करने के बाद उसे पता चलता है, कुछ एविडेंसेस आते हैं उसके पास, और उसे पता चलता है कि जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल है। तो वो रिपोर्ट करता है मजिस्ट्रेट साहब को। तो जब वो रिपोर्ट कर रहा होता है, तब जो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है वो इसके अंदर क्या होगा? कंप्लेनेंट होगा, और जो ऐसी रिपोर्ट की जा रही है वो कंप्लेंट होगी। ये आपको समझना है। एक कंप्लेंट है जिसके अंदर एलिगेशन है, जो ओरली या राइटिंग में है, मजिस्ट्रेट को दी जा रही है इसलिए कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले इस कोड के अंतर्गत। अब वो एलिगेशन किसी नोन पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, अननोन पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, जिसने कोई ऑफेंस किया हो। पर इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन, ये एक्सप्लेनेशन जो है, और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो ऐसी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देता है, तो ऐसी रिपोर्ट जो दे रहा है वो कंप्लेंट कहलाएगी। और जो दे रहा है, जिसने ऐसी रिपोर्ट बनाई है, वो इसके अंदर क्या कहलाएगा? कंप्लेनेंट कहलाएगा। ये तो बात हुई सेक्शन 2D ऑफ CRPC, ओल्ड लॉ। न्यू लॉ के अंदर ये क्या हो गई? 2H। तो ये 2D थी, वो 2H हो गई। ये प्री का क्वेश्चन है आपके लिए। पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट नहीं है, ये आपके लिए रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट है वो परिवाद नहीं होती है, ये आपके लिए प्री का क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट, एक इन्वेस्टिगेशन कोई कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसने पता चला कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो रिपोर्ट कर रहा है, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी? तो वो रिपोर्ट कंप्लेंट कहलाएगी। और जो रिपोर्ट जिस व्यक्ति ने ऐसी रिपोर्ट बनाई है वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। ये प्री का आपके लिए क्वेश्चन है। Thank you so much. Join our Telegram channel to get free study material. And thank you for watching. Subscribe for more videos. अगर मैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ, आई होप मैं बहुत विस्तार से समझाता हूँ चीज़ों को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाकर भी मैं इस पे टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर भी इसकी आप PDF इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इंक्वायरीज हो, कोई और क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।